सबसे पहले चैप्टर 1, ठीक है। तो चैप्टर 1 जो है इसका नाम है वैसे तो नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिसमें 2 यूनिट्स हैं, ठीक है। तो पूरा चैप्टर लगभग 4 से 5 नंबर तक की वेटेज का है। तो देखो इसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। सबसे पहले था बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो इसमें हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स जो शब्द है वो ग्रीक वर्ड ओइकोनॉमिया से डिराइव हुआ था। ओइकोनॉमिया का क्या मतलब होता है? हाउस होल्ड, ठीक है। फिर सेकेंड पॉइंट की 19th सेंचुरी तक इकोनॉमिक्स को हम पहले किस नाम से जानते थे? पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये पता होना चाहिए। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट था कि इकोनॉमिक्स में फादर ऑफ इकोनॉमिक्स की उपाधि किस शख्स को दी गई थी? एडम स्मिथ, ठीक है। और एडम स्मिथ ने कब एक किताब लिखी थी? 1776 में, जिसका किताब का नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है। तो ये हमको याद होना चाहिए मेन चीज़। तो बाकी जो इकोनॉमिक्स की स्टडी है उसके अंदर 2 फंडामेंटल फैक्ट्स के बारे में हमने लिखा था कि इकोनॉमिक्स में 2 फंडामेंटल फैक्ट्स सबसे पहले पता लगे। एक कि इंसान की इच्छाएं अनलिमिटेड हैं, मतलब अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, और दूसरा ये कि उन वांट्स को जो सेटिस्फाई करने के रिसोर्सेज हैं, मीन्स हैं, वो लिमिटेड हैं। तो 2 फैक्ट्स हमें मेनली इसमें पता चले। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था कि जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट्स हैं वो इस बात से थोड़ा डिफ़र करते हैं। उनका मानना ये था कि इकोनॉमिक्स एक्चुअल में, मतलब डे टू डे चीज़ों में बहुत अलग होती है। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट था जो हमने इम्पॉर्टेंट भी मार्क कर रखा था कि इकोनॉमिक्स की स्टडी कैन नॉट एंश्योर दैट ऑल द प्रॉब्लम्स विल बी अप्रोप्रिएटली टैकल्ड, बट इट वुड इनेबल अस टू एग्जामिन अ प्रॉब्लम इन इट्स राइट पर्सपेक्टिव। तो ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे। बाकी फिर हम अपने मेन टॉपिक में आ गए थे जिसका नाम था बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो इसके अंदर हमने ये पढ़ा था, पहला बिजनेस। तो बिजनेस के सर्वाइवल और सक्सेस के लिए एक साउंड डिसीजन लेना ज़रूरी होता है। तो ये तो हो गया बिजनेस। और इकोनॉमिक्स का मतलब हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत सारी थ्योरीज और बहुत सारी टेक्निक्स हमें पढ़ाई जाती हैं। तो जब हम बिजनेस में प्रैक्टिकली इकोनॉमिक्स की थ्योरी को अप्लाई करते हैं तो वो क्या बन जाता है? बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो ये जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं या ये जो टॉपिक हम पढ़ते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स का, इसको इसीलिए मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स भी कहते हैं या इसको इसीलिए अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। तो बेसिकली बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब है कि इकोनॉमिक की थ्योरी को हम बिजनेस के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, तो दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। अच्छा, फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स जो था उसका बहुत गहरा कनेक्शन है माइक्रो के साथ, मैक्रो के साथ, स्टैटिस्टिक्स के साथ, मैथमेटिक्स के साथ। मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिली हुई होती हैं। इसके बाद एक और छोटा सा पॉइंट था, जियोल डीन, ये एक शख्स थे जिन्होंने बिजनेस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन ये दी थी कि हम इकोनॉमिक एनालिसिस को यूज़ करते हैं बिजनेस पॉलिसियाँ बनाने के लिए। तो इसमें हमको ऑथर का नाम याद होना चाहिए। तो क्वेश्चन इसमें पूछ लेता है कि ये बात किसने कही, तो हम आंसर देंगे जियोल डीन, ठीक है। तो ये नाम हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद बहुत सारे पॉइंट्स है जो एग्ज़ाम में 1 नंबर के MCQ बन के आ सकते हैं। जैसे पहला था नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का क्या नेचर है। तो पहला नेचर था कि बिजनेस इकोनॉमिक्स एक साइंस है। साइंस क्यों है? क्योंकि इसके अंदर हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स पढ़ते हैं या देखते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिखा था कि प्राइस और डिमांड, प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, या प्राइस और सप्लाई, प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ जाता है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स को हम इसीलिए कह सकते हैं कि ये एक साइंस है क्योंकि इसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन होता है। दूसरा नेचर था कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज आर्ट। आर्ट का मतलब होता है कि ये एक कला है, यानी कि बिजनेस इकोनॉमिक्स हम पढ़ते सब हैं पर इसको अप्लाई करना जो है एक कला होती है। तो इसीलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स को हम क्या बोलते हैं? इट इज़ एन आर्ट। अच्छा, तीसरा पॉइंट था कि बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो किस पर बेस्ड है? बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें कौन सी पढ़ते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स वाली पढ़ते हैं। चौथा था कि इट इनकॉर्पोरेट्स एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो एनालिसिस। बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर हम बहुत सारे मैक्रो एनालिसिस के एलिमेंट्स भी इनकॉर्पोरेट करके रखते हैं। इसके बाद था बिजनेस इकोनॉमिक्स यूजेस थ्योरी ऑफ मार्केट
यानी कि बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर हम मार्केट की थ्योरी को भी यूज़ करते हैं। मार्केट जो है ये हम चैप्टर 4 में चैप्टर भी पढ़ते हैं। फिर था बिजनेस इकोनॉमिक्स इज प्रैग्मेटिक, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो प्रैग्मेटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल, बिल्कुल सही, ठीक है। उसके अलावा था बिजनेस इकोनॉमिक्स इज इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब होता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स में बहुत सारे डिसिप्लिन्स मिले हुए होते हैं। इसमें माइक्रो भी है, इसमें मैक्रो भी है, इसमें मैथ्स भी है, इसमें स्टैट्स भी है, तो इसको बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी। इसके अलावा आखिरी था बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स जो होता है वो नॉर्मेटिव होता है, पॉजिटिव नहीं होता। तो पॉजिटिव या नॉर्मेटिव याद है आपको क्या होते थे? हाँ, जो सबसे मेन डिफरेंस है पॉजिटिव में और नॉर्मेटिव में वो क्या है? जो अभी है वो पॉजिटिव है, मतलब थोड़ा सा, हाँ, नॉर्मेटिव जो होता है वो हमेशा सजेशंस देता है, वो बताता है कि क्या होना चाहिए, है ना। तो नॉर्मेटिव मतलब होता है वो सजेस्टिव होता है, सजेशन देता है। लेकिन पॉजिटिव का मतलब होता है कि वो सजेशन नहीं देता, वो कभी भी ये नहीं बताता कि क्या करना चाहिए हमें, वो सिर्फ हमें एक स्टेटमेंट बताता है। फैक्ट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं, वो होता है पॉजिटिव। लेकिन नॉर्मेटिव जो होता है वो आप वेरीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक ओपिनियन है, वो एक सजेशन है, तो उसको बोलते हैं नॉर्मेटिव। तो ये मेन चीज़ होती है। तो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव का डिफरेंस हमें क्लियर होना चाहिए कि भाई क्या है। तो पॉजिटिव मतलब व्हाट इज़, लेकिन नॉर्मेटिव मतलब व्हाट शुड बी या व्हाट ऑट टू बी। अच्छा जी, उसके बाद आता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स में सब्जेक्ट मैटर क्या होते हैं। तो हमने पढ़े थे 2 सब्जेक्ट मैटर होते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स में, एक को बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक को बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स किसे बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है जब हम किसकी स्टडी करते हैं? इंडिविजुअल यूनिट्स की। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है जब हम किसकी स्टडी करते हैं? पूरी इकोनॉमी की एज अ होल, तो वो होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर हमें इनका ऑल्टरनेटिव नेम पता होना चाहिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स का ऑल्टरनेटिव नेम क्या है? प्राइस थ्योरी। मैक्रो इकोनॉमिक्स का ऑल्टरनेटिव नेम क्या है? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, ठीक है। फिर हमें इनके टूल्स पता होने चाहिए। माइक्रो के टूल्स क्या क्या हैं? डिमांड एंड सप्लाई। और मैक्रो के टूल्स क्या हैं? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। तो बोलते रहना साथ साथ, तो याद होता रहेगा। फिर हमने जो एग्जाम्पल्स इसमें लिखे थे वो आपको लर्न करने अच्छे से। ये सब एग्जाम्पल्स बेसिकली ये हैं कि जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हो उसमें हम सिर्फ किसी इंडिविजुअल यूनिट की, हाँ, एक फर्म की या किसी एक पर्टिकुलर यूनिट की स्टडी की बात कर रहे हैं। जैसे बिहेवियर ऑफ फर्म, प्रोडक्ट का प्राइस, कंज्यूमर का बिहेवियर, इंडस्ट्री की लोकेशन, तो ये सब माइक्रो है। लेकिन जब हम पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं, जैसे जो राइट साइड में है, जैसे एम्प्लॉयमेंट का रेट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो मैक्रो की हैं। तो ये हो गए एग्जाम्पल्स, ठीक है। फिर था इसके बाद स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है, दायरा क्या है। तो इसमें भी हमने 2 बातें पढ़ी थी। एक होते हैं इंटरनल इश्यूज़, जिनको हम ऑपरेशनल इश्यूज़ कहते हैं। दूसरे होते हैं एक्सटर्नल इश्यूज़, जिनको हम एनवायरमेंटल इश्यूज़ कहते हैं। इंटरनल इश्यूज़ को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से सॉल्व कर लेते हैं और एक्सटर्नल इश्यूज़ में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का सहारा लेते हैं। तो पहले हमने इंटरनल इश्यूज़ कुछ लिखे थे, तो पहले इंटरनल इश्यूज़ देखते हैं। इंटरनल इश्यूज़ का मतलब होता है कि जो मेरी अपनी ही इंडस्ट्री, मेरी अपनी ही फर्म के अंदर के इश्यूज़ हैं। अब देखो उसमें क्या क्या है। डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग, मुझे अपने प्रोडक्ट की डिमांड का पता लगाना है, एनालाइज करना है। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस, मैं कितना प्रोडक्शन करूँगा, मेरे आउटपुट की कॉस्ट कितनी है, वो भी मेरा अपना एक इंटरनल इशू है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मुझे कितना अपने पास स्टॉक रखना है, ये भी मेरा अपना एक इंटरनल इशू है। मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग पॉलिसी, हमारी प्राइसिंग की पॉलिसी क्या रहेगी, वो भी हमारा एक इंटरनल इशू है। रिसोर्स एलोकेशन, इसका मतलब है कि हम अपने रिसोर्सेज को कहाँ कहाँ लगाएंगे, इस्तेमाल करेंगे। कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, मैं अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करूँगा। प्रॉफिट एनालिसिस, कि हम अपने प्रॉफिट के बारे में भी एनालाइज करेंगे कि अगर कभी अनसर्टिनिटी आ गई
तो उस केस में हम प्रॉफिट्स कैसे कमाएंगे, तो वो भी मेरा एक इंटरनल इशू है। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस, हमें अपने बिजनेस का रिस्क और अपने बिजनेस की अनसर्टेनिटी के बारे में भी पता करना पड़ेगा। तो ये सब हमारे इंटरनल इश्यूज़ हो गए। अच्छा, दूसरी तरफ बाहरी इश्यूज़ मतलब एनवायरमेंटल इश्यूज़ या एक्सटर्नल इश्यूज़ जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो एक तरह से बाहर के किसी रीज़न की वजह से हम पर हो रहे हैं। जैसे टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, अब हम किस देश में रहते हैं, हमारा इकोनॉमिक सिस्टम कैपिटलिस्ट है या सोशलिस्ट है, ये हमारे हाथ में नहीं है, तो ये एक एक्सटर्नल इशू है। स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल, हम किस बिजनेस साइकिल की स्टेज पे अभी हैं। अगर अभी हम एक्सपेंशन में हैं तो सब अच्छा हो रहा होगा, अभी हम कॉन्ट्रैक्शन में हैं तो सब खराब हो रहा होगा, तो ये हमारे हाथ में नहीं है। जनरल ट्रेंड्स इन नेशनल इनकम, अब देश की इनकम कैसी चल रही है या देश में एम्प्लॉयमेंट लेवल कैसा चल रहा है, वो भी हमारे हाथ में नहीं है। वर्किंग ऑफ सेंट्रल बैंक, आरबीआई किस तरह से काम कर रहा है, आरबीआई की क्या पॉलिसियां हैं, वो भी हमारे हाथ में नहीं है। सोशियो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस, इसमें मैंने एग्जांपल दिया था जैसे ट्रेड यूनियंस का। लेट्स से वर्कर्स का एक यूनियन होता है जिसको हम ट्रेड यूनियन बोलते हैं। अब वर्कर्स के यूनियन ने एक स्ट्राइक कर दी तो उसकी वजह से सारी ही फर्म्स पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो ये भी एक ऐसा रीज़न हो गया जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये जितने भी इश्यूज़ होते हैं जो हमारे कंट्रोल में डायरेक्टली नहीं हैं पर हमें प्रभावित कर रहे हैं, इनको हम बोल देते हैं एक्सटर्नल इश्यूज़। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो टेक्निकली इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही तरह के इश्यूज़ में लगेगा, ये हमें पता होना चाहिए। तो इसमें क्वेश्चन कैसा आता है, आपको कोई भी एक पॉइंट दे देगा दोनों में से और आपको फिर ये बताना होगा कि ये इंटरनल इशू है या एक्सटर्नल इशू है। तो ये लिस्ट आप मतलब एक बार अच्छे से पढ़ लेना। अच्छा, फिर है उसके बाद हमारा यूनिट 2 इसी चैप्टर का। तो यूनिट 2 में से भी आप मान लो, मतलब यूनिट 1 में से 2 नंबर तक के क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 क्वेश्चन, और यूनिट 2 में से भी 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। तो टोटल चैप्टर 1 में से 4 क्वेश्चंस मेनली बन सकते हैं। अब यूनिट 2 जो है उसमें है बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, यानी कि इसमें हम ये पढ़ते हैं इस पूरे चैप्टर में सबसे पहले कि हमारी इकोनॉमी में समस्याएं क्या हैं। तो कितनी समस्याएं हैं? 4। पहली समस्या का नाम है व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर हम 2 चीज़ें कवर करते हैं, एक क्या बनाना है और कितना बनाना है, कैसे नहीं कितना बनाना है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में 2 बातें कवर करते हैं, क्या बनाना है और कितना बनाना है। फिर होता है दूसरी प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब है कैसे बनाना है। तीसरी होती है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, इसका मतलब है किसके लिए बनाना है। और चौथी होती है कि हमें भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए कितना रिसोर्स बचा के रखना है। तो उसकी इंग्लिश है व्हाट प्रोविजंस शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो देखो, जब हम पहले व्हाट टू प्रोड्यूस की बात करते हैं कि क्या बनाना है, तो उसमें हम 2 चीज़ों की चॉइस में फंसे होते हैं कि हम कंज्यूमर गुड बनाएं या प्रोड्यूसर गुड बनाएं, मतलब ग्राहक के लिए सामान बनाएं या प्रोड्यूसर के लिए सामान बनाएं। तो हमें इन दोनों में से चॉइस करनी पड़ती है। हाउ टू प्रोड्यूस में होता है कि हम इस चॉइस में फंसे हुए हैं कि हमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक से बनाना है या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से बनाना है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कौन सी होती है? जो मशीन वाली होती है, बिल्कुल सही। तीसरा होता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, मतलब किसके लिए बनाना है। तो किसके लिए बनाने का मतलब है ये एक डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम है कि हमें अमीरों के लिए बनाना है या गरीबों के लिए बनाना है, तो इसको इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम कह देते हैं। और चौथी तो मतलब यही कि हमें फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए कितना सेव करके रखना है, कितना इन्वेस्ट करके रखना है, तो वो हो गई हमारी चौथी प्रॉब्लम। अब पॉइंट ये आता है कि ये प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि किस प्रकार की इकोनॉमी है। तो कितने प्रकार की इकोनॉमी होती हैं टोटल, मतलब मेनली तो 2 ही प्रकार की होती हैं, तीसरी तो हमने बना दी, लेकिन पहले हम पहली प्रकार पढ़ लेते हैं। तो पहली प्रकार की इकोनॉमी कौन सी होती है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, राइट। तो देखो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है उसका घर का नाम है फ्री मार्केट इकोनॉमी। इसको हम फ्री मार्केट इकोनॉमी भी कह सकते हैं, लेजेस फेयर स्टाइल भी कह सकते हैं। और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स थोड़े से जो रिलेट कर सकते हैं उसके लिए अंदर आप यूएस इकोनॉमी, हांगकांग, साउथ कोरिया, इनको सोच सकते हैं। अब इसके क्या फीचर्स हैं, फ़ायदे नुकसान उसी से सब निकल जाएंगे। देखो, मेन फीचर्स क्या हैं
कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के कि यहाँ पर जो रिसोर्सेज ओन करते हैं वो कौन होते हैं? प्राइवेट ओनर्स। यहाँ पर कोई सरकार नहीं होती, तो इसीलिए यहाँ पर बोला जाता है राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। आपके पास अधिकार है, आप जितनी प्रॉपर्टी रखना चाहते हैं, जितने रिसोर्स ओन करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर होता है फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, यानी कि आप कोई भी काम अगर करना चाहते हैं, कोई भी बिजनेस आप करना चाहते हैं, तो उसके भी आपको पूरे फ्रीडम रहती है, आप कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस, आपके पास कुछ भी चॉइस करने की फ्रीडम रहती है। आप कुछ भी खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं, खर्च करना चाहते हैं खर्च कर सकते हैं। चौथा प्रॉफिट मोटिव, यहाँ पर प्रोड्यूसर्स का मोटिव सिर्फ एक होता है, प्रॉफिट या पैसे कमाने का। पांचवा है कंज्यूमर सोवरेनिटी, यानी कि यहाँ पर माना जाता है कि कंज्यूमर जो है वो किंग है, क्योंकि इस इकोनॉमी में कंज्यूमर के हिसाब से चीज़ें बनाई जाती हैं, जो कंज्यूमर चाहता है वो चीज़ें बनाई जाती हैं। कंपटीशन यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हर प्रोड्यूसर का मोटिव है पैसा कमाना, तो इसीलिए हाई कंपटीशन। गवर्नमेंट यहाँ पर कोई होती नहीं है, नो गवर्नमेंट। और जो प्राइजेस डिटरमाइन होते हैं वो मार्केट फोर्सेस से डिटरमाइन होते हैं, जो आप चित्र में देख रहे हो, यानी कि डिमांड और सप्लाई जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेंगे तो वहाँ से मार्केट का प्राइस पता लग जाएगा। तो इस पूरी इकोनॉमी को हम, या इन फीचरों को मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। कुछ इसके फ़ायदे हैं जो दूसरे कॉलम में लिखे हुए हैं कि भाई देखो यहाँ पर प्राइजेस जो हैं वो अपने आप निकल जाता है, यहाँ पर एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, लोग मेहनती होते हैं, काम करना चाहते हैं। ऐसी इकोनॉमी ग्रो फास्ट करती है, जल्दी काम होता है तो इकोनॉमी की भी ग्रोथ तेज़ होती है। इस इकोनॉमी में रिसोर्सेज का एलोकेशन ऑप्टिमम होता है, सही होता है, वेस्टेज नहीं होगी। कंज्यूमर्स का फ़ायदा होता है, फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है, मतलब यहाँ पर आपके पास आज़ादी होती है कुछ भी करने की। बाकी मैन ऑफ इनिशिएटिव को रिवॉर्ड मिलता है, यानी जो मेहनत करना जानता है वो यहाँ पर उसको फ़ायदा मिलता है। और पनिशेस इनएफिशिएंट, ये इकनॉमी उनको पनिश करती है जो लोग काम चोर होते हैं। बाकी डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क इज़ देयर, मतलब यहाँ पर सबको आज़ादी है, मतलब कुछ भी करने की, कुछ भी खर्च करने की, कुछ भी काम करने की। तो एक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में यहाँ पर काम हो रहा है। लेकिन कुछ नुकसान भी माने जाते हैं इस एक तरह की इकनॉमी के। नुकसान सबसे भयंकर ये है कि इनइक्वालिटी बहुत होगी, यानी कि अमीर और गरीब का जो भेदभाव है वो यहाँ पर क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। दूसरा, यहाँ पर जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है ह्यूमन राइट्स की अपेक्षा में। तो अगर आपकी आंखों के सामने एक आदमी मर रहा है और दूसरी तरफ आपको 10 रुपये का नोट दिख रहा है, तो आप किस तरफ भागोगे? 10 रुपये के नोट की तरफ भागोगे। तो मतलब प्रॉपर्टी राइट्स को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, यहाँ पर ह्यूमन राइट्स को नहीं देते हैं। बाकी यहाँ पर जो डिमांड पैटर्न है वो समाज की सही नीड्स को नहीं दिखाता, क्योंकि डिमांड तो यहाँ पर हो सकता है अलग चीज़ों की हो, ड्रग्स की हो, किसी भी चीज़ की हो, अल्कोहल की हो, पर वो समाज की सही ज़रूरत नहीं दर्शाता इस इकनॉमी के अंदर। बाकी एम्प्लॉयमेंट की यहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको कभी भी नौकरी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर प्रोड्यूसर का मोटिव है पैसा कमाने का, तो यहाँ पर वो आपको नौकरी से निकाला भी जा सकता है। फिर एक और लिमिटेशन ये भी है कि कंज्यूमर सोवरेनिटी को बहुत से लोग कहते हैं कि ये एक मिथ है, क्योंकि यहाँ पर प्रोड्यूसर पैसा कमाना चाहता है तो वो अल्टीमेटली कंज्यूमर को बेवकूफ़ भी बनाता है। वो कंज्यूमर को चीप क्वालिटी का सामान देगा, वो कंज्यूमर को मिलावटी सामान देगा। तो इस इकनॉमी में ये भी मतलब एक ड्रॉबैक की तरह देखा जाता है कि कंज्यूमर सोवरेनिटी जो है वो एक मिथ है, काल्पनिक बात है। कुछ लोगों का फिर ये भी मानना है कि ऐसी इकनॉमी में मेरिट गुड्स बहुत कम होंगे, मतलब शिक्षा पर ध्यान कम दिया जाएगा, सेहत पे ध्यान कम दिया जाएगा। यहाँ पर प्रॉफिट कमाने वाली चीज़ों पर ध्यान ज़्यादा दिया जाता है। और ऐसी इकनॉमीज़ के अंदर इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है, इसमें उतार चढ़ाव ज़्यादा आते हैं, इस तरह की फ्लक्चुएशन ज़्यादा आते हैं इस तरह की इकनॉमी के अंदर। तो ये पूरी कहानी लेखा जोखा हो गया कैपिटलिस्ट इकनॉमी का, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर आपके क्वेश्चंस जो हैं वो किसी भी पॉइंट से आ सकते हैं, तो हर एक पॉइंट आपको मतलब रीड करना है। तो ये सारे पॉइंट्स में से वो कोई भी पॉइंट अगर रखेगा, पूछेगा, तो हमें पता होना चाहिए कि वो कौन सी इकनॉमी की बात कर रहा है, कैपिटलिस्ट। अच्छा, अब इन्हीं को अगर उल्टा कर दें तो कौन सी इकनॉमी बन जाएगी, सोशलिस्ट इकनॉमी बन जाएगी, जिसको हम सेंट्रली प्लान्ड इकनॉमी भी कह देते हैं, कमांड इकनॉमी भी कह देते हैं। और इसको प्रोपाउंड करने वाले दो व्यक्ति थे, उनका नाम याद रखना है, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल।
बाकी प्रैक्टिकल एग्जांपल मन में सोचने के लिए हम नॉर्थ कोरिया थोड़ा थोड़ा सोच सकते हैं, चाइना थोड़ा थोड़ा सोच सकते हैं, या जो पुराने ज़माने में यूएसएसआर था जो ब्रेक हो गया बाद में, वो सोच सकते हैं। बाकी कार्ल मार्क्स भाई ने किताब लिखी थी, किताब का नाम याद रखना है क्या, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और कब लिखी थी, 1848 में, तो ये याद रखना है। अच्छा, बाकी होती क्या है वो देख लेते हैं। वैसे तो कैपिटलिस्ट का उल्टा, हाँ, अब यहाँ पर कलेक्टिव ओनरशिप रहेगी, मतलब सबको बराबर ओनरशिप दी जाएगी, मतलब बराबर मतलब सबके पास कुछ ना कुछ ओनरशिप रहेगी। ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी के पास सब कुछ है बाकी भूखे मर रहे हैं। ऐसी इकनॉमी में प्लानिंग होती है, 5 ईयर प्लान्स बनाए जाते हैं। यहाँ पर कोई कंज्यूमर की चॉइस नहीं होती। यहाँ पर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा बेहतर और बराबर होता है। बाकी यहाँ पर कंपटीशन भी कम रहता है। यहाँ पर प्राइस मैकेनिज़्म जो है वो भी ना के बराबर रहता है, क्योंकि यहाँ पर सरकार सारे डिसीजंस लेती है, और मोटिव जो होता है यहाँ पर इकोनॉमी का वो सोशल वेलफेयर होता है ना। तो इसी बात को कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान में तब्दील कर दिया। फ़ायदे ये कि वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल रहेगा, ग्रोथ बैलेंस्ड रहेगी, वेस्टेजेस रिसोर्सेज के मतलब एडवर्टाइजमेंट पे कम रहेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट कम रहेगा, बिजनेस फ्लक्चुएशन कम रहेंगी, लोगों को काम करने की आज़ादी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर सबको नौकरी मिल जाती है, या सरकार क्योंकि ध्यान रखती है कि सबको नौकरी मिले। यहाँ पर खाने से कोई मरेगा नहीं, मतलब हंगर से कोई मरेगा नहीं, क्योंकि सरकार उस बात का भी ध्यान रखती है। बाकी यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन भी कम होगा, क्योंकि सरकार मज़दूरों को या लेबरर्स को प्रोटेक्ट करके रखती है। तो ये हो गए कुछ फ़ायदे सोशलिस्ट इकनॉमी के। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान ये हैं कि यहाँ पर हमें लाल फीताशाही बहुत देखने को मिलेगी, यानी कि करप्शन बहुत होगा, क्योंकि जहाँ पर भी सरकार है तो वहाँ पर आप जानते ही हो कि फिर क्या होगा, बाबूगिरी होगी, रिश्वत ली जाएंगी, करप्शंस बढ़ेगा। दूसरा, फ्रीडम ऑफ चॉइस यहाँ पर नहीं होती। यहाँ पर आप आज़ाद नहीं हो, ये नहीं सोच सकते कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी खा सकता हूँ, कुछ भी बना सकता हूँ, नहीं, सरकार जो कहेगी वही होगा। बाकी यहाँ पर हार्डवर्क का कोई इंसेंटिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मोटिव ही नहीं है प्रॉफिट कमाने का, तो यहाँ पर लोग जो हैं वो इस मोटिव से काम ही नहीं करते कि हमें प्रॉफिट कमाना है, तो इसलिए आप मेहनत भी करोगे यहाँ पर तो कोई आपको कुछ एक्स्ट्रा फ़ायदा नहीं मिलेगा। बाकी प्राइजेज़ एडमिनिस्ट्रेड होते हैं, यानी कि हर चीज़ का दाम सरकार निर्धारित करती है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। और पांचवा लिमिटेशन ये भी होता है कि कई बार स्टेट मोनोपोलीज क्रिएट हो जाती हैं, मतलब गवर्नमेंट ही अपनी मोनोपोली क्रिएट करके हो सकता है लोगों को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दे, ऐसा एक खतरा हो सकता है, तो ये भी एक लिमिटेशन बन जाती है। तो ये सारे पॉइंट्स मतलब आपको याद रखने हैं कीवर्ड्स के साथ कि किसके हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी के हैं। फिर इन दोनों को अगर हम मिला दें तो वो मिक्स्ड इकोनॉमी बन जाएगी, तो उसमें तो हमें कुछ नहीं करना मेन, तो बस ये उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर 3 सेक्टर्स होते हैं। कितने सेक्टर्स होते हैं? 3। एक को बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर, एक को बोलते हैं पब्लिक सेक्टर, और एक को बोलते हैं कंबाइंड सेक्टर। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों ही तरह की इकोनॉमियों के फीचर्स हमें नज़र आ जाते हैं। अच्छा, अब लेकिन मेन मुद्दा इस यूनिट का कि आखिर हम प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। 3 प्रॉब्लम्स थी ना हमारी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो अगर हम पहले कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो उसमें देखो सॉल्यूशंस जो लिखे हैं जो हमें याद रखने हैं वो ये, व्हाट टू प्रोड्यूस का सॉल्यूशन है, मतलब क्या बनाएं, उसका सॉल्यूशन है ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंस, कंज्यूमर जो चाहता है वो बनाएंगे। दूसरी प्रॉब्लम थी हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएं, उसका सॉल्यूशन है लीस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जिस चीज़ से सबसे कम खर्चा आएगा वैसे बनाएं। और तीसरा है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाएं, तो उसका सॉल्यूशन है हु हैव बाइंग कैपेसिटी, यानी कि जिस व्यक्ति के पास खरीदने की क्षमता है, मतलब जो अमीर है उसके लिए बनाएं, ये कहना चाह रहा है। बाकी सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या बनेगा, कैसे बनेगा और किसके लिए बनेगा, तीनों ही चीज़ें सरकार निर्धारित करती है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है, क्योंकि सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर बेसिकली हमने पढ़ा कि किसका रोल होता है, पूरा का पूरा सरकार का, गवर्नमेंट का होता है ना। तो ये हो गए एक तरह से सॉल्यूशंस। अब है आगे चैप्टर नंबर 2, तो ये चैप्टर आपके लिए है इम्पॉर्टेंट। तो चैप्टर नंबर 2
बड़ा भी है, तो इसमें लगभग आप मान के चलो 6 नंबर तक के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, लगभग 6 से 8 नंबर तक के, ठीक है। तो इसमें जो पहला यूनिट है पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। पहले यूनिट का नाम है थ्योरी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो देखो अब इसमें क्या क्या बातें हैं फटाफट देखते हैं। देखो सबसे पहली चीज़ तो है डिमांड, कि डिमांड क्या होता है। तो डिमांड जो है बेसिकली 3 चीज़ें या 3 कीवर्ड्स से मिलकर बन रहा है। इसमें है एक तो डिज़ायर मतलब इच्छा, मीन्स टू परचेज मतलब साधन, आपके पास पैसा है, रिसोर्स है, और तीसरा विलिंगनेस टू यूज़ दोज मीन्स फॉर दैट परचेज मतलब आप उसको खर्च करना चाहते हो। तो डिमांड का मतलब एक तरह से हो गया कि आपके पास डिज़ायर भी है, आपके पास विलिंगनेस भी है खर्च करने की, और आपके पास वो रिसोर्स मतलब मीन्स भी हैं जिससे आप खरीद सकते हो सामान। तो इनको हम डिमांड कह देते हैं। बाकी सिंपल परिभाषा के हिसाब से ये टेबल आप ध्यान रखना कि अगर हम किसी गिवन प्राइस पर 10 रुपये के प्राइस पर मैंने पूछा आप कितने पेन खरीदना चाहते हो, आपने कहा सर 50 पेन, तो उसको बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। लेकिन जब अलग अलग प्राइजेस पर आप अलग अलग क्वांटिटी डिमांडेड बताते हो ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, तो इस होल कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं डिमांड। तो डिमांड जो है वो एक थोड़ा सा अलग और वाइडर टर्म है, क्वांटिटी डिमांडेड एक छोटा टर्म है। तो ये मतलब होता है वैसे तो डिमांड का। अच्छा, लेकिन हमारे लिए मेन चीज़ कि किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को अफेक्ट कौन करता है ना, वो हमें अच्छे से पता होना चाहिए। या यानी कि इसको हम बोलते हैं कि डिमांड के डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, है ना। तो अब देखो सबसे पहला तो है प्राइस। तो सिंपल है भाई, प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, तो इसको क्या बोलेंगे, इन्वर्स रिलेशन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इन्वर्स रिलेशन। तो ये याद रखना है। दूसरा होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, जिसमें 2 तरह के प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स होते हैं। एक होता है प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड और एक होता है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। सब्सटीट्यूट गुड का मतलब हो गया जैसे टी और कॉफ़ी या कार और मोटरसाइकिल। तो जब सब्सटीट्यूट गुड का प्राइस बढ़ता है तो फिर हमारे गुड की डिमांड भी बढ़ जाती है, या सब्सटीट्यूट गुड का प्राइस कम होता है तो हमारे गुड की डिमांड भी कम हो जाती है। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन। लेकिन जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं जैसे कार और पेट्रोल, उसमें अगर कार का प्राइस या मतलब पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाएगा तो कार की डिमांड कम हो जाएगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस के केस में इन्वर्स रिलेशन होता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद और क्या डिमांड को अफेक्ट करता है, इनकम। अब इनकम में देखो हमें 3 बातें पता होनी चाहिए। एक होते हैं नॉर्मल गुड्स, अगर नॉर्मल गुड्स हैं तो वो इनकम के बढ़ने पर उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो नॉर्मल गुड्स जो होते हैं वो डायरेक्ट बिहेवियर रखते हैं। लेकिन अगर गुड इन्फीरियर है, चीप क्वालिटी वाला है, तो इनकम के बढ़ने पर उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो इन्फीरियर गुड एक इन्वर्स रिलेशन रखता है। और तीसरे एक्सेप्शनल्स भी होते हैं, नेसेसिटी गुड्स, जो इनकम के बढ़ने या घटने पर ज़्यादा चेंज नहीं होते, कांस्टेंट रहते हैं, तो वो भी बात हम कह सकते हैं। फिर हमने लिखा था कि इन तीनों ही चीज़ों को अगर हम एक कर्व पर शो करें तो नॉर्मल गुड का डायरेक्ट रिलेशन है, इन्फीरियर गुड का इन्वर्स रिलेशन है, नेसेसिटी गुड में डिमांड चेंज नहीं हो रही। तो इन तीनों रिलेशंस को एक सिंगल कर्व पे दिखाने वाले व्यक्ति का नाम था एंजल, तो ये कर्व का नाम था एंजल कर्व। तो ये एक छोटा सा पॉइंट था जो हमने पढ़ लिया था। अच्छा, और क्या फैक्टर डिमांड को अफेक्ट करते हैं वो हमें पता होने चाहिए। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कि भाई आपको किसी चीज़ का टेस्ट अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा डिमांड करोगे, किसी चीज़ का टेस्ट आपको बेकार लगता है तो कम डिमांड करोगे। इसमें 4 मेन पॉइंट्स हैं, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, बैंड वैगन इफेक्ट, स्नॉब इफेक्ट और वेबलेन इफेक्ट। ये क्या होते हैं? डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट होता है कि जब आप अपने पड़ोसी का टीवी देखते हो तो आपका भी मन करता है मैं भी टीवी खरीदूंगा, या आप अपने पड़ोसी का मोबाइल फ़ोन देखते हो तो आपका भी मन करता है मैं भी मोबाइल खरीदूंगा, वो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट है। बैंड वैगन इफेक्ट होता है कि जब आपको लगता है कि भाई ये चीज़ तो सभी लोग खरीद रहे हैं, ये तो आजकल फैशन में है, ये तो ट्रेंड में है, तो मुझे भी खरीदनी पड़ेगी, तो उसको बोल देते हैं बैंड वैगन इफेक्ट। दोनों में अंतर ये कि डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट में तो आपने खाली अपने पड़ोसी को देखा, आपने इसको देख लिया, अच्छा ये पेन लाया नया मैं भी लूँगा। लेकिन बैंड वैगन इफेक्ट में क्या होता है कि आपने देखा अरे पूरा शहर ही ये लाल पजामा पहन के घूम रहे हैं तो मैं भी लाल पजामा ही पहनूंगा, तो बैंड वैगन इफेक्ट में थोड़ा बड़ा हो गया। स्नॉब इफेक्ट होता है इसी का उल्टा। स्नॉब इफेक्ट में क्या होता है कि आप जब देखते हो कि ये सभी लाल पजामा पहन के घूम रहे हैं
तो मैं अलग हूँ, आपको सोचते हो कि मैं अतरंगी हूँ, मैं अब लाल पजामा नहीं पहनूंगा, मैं हरा पजामा पहनूंगा, तो वो होता है स्नॉब इफेक्ट। जब आप भीड़ से अपने आप को जुदा कर लेते हो तो वो हो गया स्नॉब इफेक्ट। और वेबलेन इफेक्ट वो सिर्फ हमारे लिए मतलब सुनने के लिए है, वो हमारे लिए जैसे लोगों के लिए तो होता नहीं है। तो वेबलेन इफेक्ट होता है एक तरह से कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन, मतलब बहुत एक्सपेंसिव चीज़ों में, जिसमें अमीर लोगों की सोच ये होती है कि अगर डायमंड और महंगा होगा तब खरीदेंगे, अभी सस्ता है तो नहीं खरीदेंगे, है ना। तो वो होता है वेबलेन इफेक्ट। अच्छा, बाकी कुछ अदर फैक्टर्स भी होते हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, वो बहुत सिंपल हैं। पॉपुलेशन बढ़ गई तो डिमांड बढ़ जाएगी, आपको फ्यूचर में लग रहा है प्राइस बढ़ जाएंगे तो भी डिमांड बढ़ जाएगी। एज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मान लो किसी बूढ़े बुजुर्गों की सोसाइटी के आगे खिलौने की दुकान है तो डिमांड कम होगी। नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, अगर किसी इकनॉमी में नेशनल इनकम का बराबर डिस्ट्रीब्यूशन है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वहाँ डिमांड ज़्यादा रहेगी। अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि अमीर के पास पैसा है गरीब के पास पैसा नहीं है, तो वहाँ पर डिमांड थोड़ा कम रहेगी। तो ये भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को प्रभावित करते हैं। फिर डिमांड को अफेक्ट करने वाले इन सारे फैक्टर्स को अगर हम एक फंक्शन का रूप दे दें तो ये बन जाता है क्या, डिमांड फंक्शन। ये एक सिंपल सा पॉइंट है। और डिमांड कर्व कैसा होता है वो हमें पता है, इन्वर्स रिलेशन शो करता है। और डिमांड शेड्यूल कैसा होता है वो भी हमें पता है, वो भी इन्वर्स रिलेशन शो करता है। ये तो सिंपल बातें हैं। अच्छा, फिर आते हैं जी लॉ ऑफ डिमांड पर। लॉ ऑफ डिमांड एल्फ्रेड मार्शल भाई ने दिया, जिसमें उन्होंने ये बोला कि अगर हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि अदर फैक्टर्स चेंज नहीं हो रहे, तो PR चेंज नहीं होगा, इनकम चेंज नहीं होगी, टेस्ट चेंज नहीं होगा, अदर फैक्टर्स अगर चेंज नहीं होंगे, तो प्राइस का और क्वांटिटी का इन्वर्स रिलेशन होता है। इस बात को लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। और लॉ ऑफ डिमांड के यही अजम्पशंस हैं जिसको एक बड़े ही अच्छे शब्दों में कहा जाता है सेटरस पेरिबस। तो सेटरस पेरिबस का मतलब यही है कि अदर फैक्टर्स जो हैं वो कांस्टेंट रहेंगे। बाकी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछता है कि लॉ ऑफ डिमांड क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर है क्वालिटेटिव। तो ये सिर्फ रिलेशन बताता है, ये क्वांटिटी नहीं बताता, तो इट इज़ अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। अच्छा, फिर था मार्केट डिमांड। तो मार्केट डिमांड सिंपल है कि अगर मान लो किसी भी इलाके में 3 इंडिविजुअल्स हैं A, B, C जिनकी अपनी अपनी डिमांड है, तो मार्केट की डिमांड को निकालने के लिए हम तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इंडिविजुअल डिमांड्स के समीशन को हम मार्केट डिमांड कह देंगे, वेरी सिंपल। और इसी तरह इनके कर्व को भी हम दर्शा सकते हैं। तो A, B, C का जो डिमांड कर्व है वो आप शुरू में देख रहे हैं, नीचे 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 जा रहा है। और इन्हीं तीनों को अगर जोड़कर मार्केट का डिमांड कर्व बनाएगा तो वो लाल कलर का बनेगा, लेकिन वो थोड़ा सा फ्लैटर होगा। तो ये उसकी प्रॉपर्टी होती है कि मार्केट डिमांड कर्व थोड़ा सा फ्लैटर होगा। फिर हमने कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स पढ़े थे, वो देख लेते हैं। एक था स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व का स्लोप। तो उसका फॉर्मूला आपको रट के जाना है घर से, तो एक बार अपने मुंह से बोल दो, क्या है फॉर्मूला, डेल्टा P अपॉन डेल्टा Q, मतलब चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। बाकी इसका स्लोप हमेशा नेगेटिव होगा, चाहे हम लिखें या ना लिखें, वो इसलिए क्योंकि ये एक इन्वर्स रिलेशन शो कर रहा है। तो डेल्टा P बाई डेल्टा Q हो गया स्लोप। हाँ, तब भी चलेगा, वो तो माइनस तो भाई गधे अपने गधा माथे पे लिखवा के थोड़ी ना घूमता है, मैं गधा हूँ, वो तो पता ही है ना सबको कि वो गधा है। तो इसी तरह डिमांड कर्व का जो स्लोप है वो आप चाहे माइनस लिखो या ना लिखो, वो सबको पता ही है कि ये नेगेटिव होता है, क्योंकि डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होते हैं ना, तो हर डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व का स्लोप नेगेटिव ही होगा, वो सबको पता है। तो चाहे आप लिखो चाहे आप ना लिखो, आंसर तो नेगेटिव ही है, वो सबको पता है। अच्छा, फिर इसी को एक दूसरा रूप दे दिया, इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसको हम लाइन की इक्वेशन में कहते हैं। तो ये भी आप याद रख सकते हो, एक छोटी सी इक्वेशन है, Q इज इक्वल टू A माइनस BP। Q का मतलब है क्वांटिटी, A का मतलब है Y इंटरसेप्ट, B का मतलब है स्लोप ऑफ डिमांड कर्व और P का मतलब है प्राइस। अब Y इंटरसेप्ट किस चिड़िया का नाम है वो आप देख सकते हो यहाँ पर। Y इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि जब कोई डिमांड कर्व Y एक्सिस को कट करे तो ओरिजिन से लेकर Y एक्सिस तक का वो जो डिस्टेंस है, अगर आप देख रहे हो जिसको येलो कलर कर रखा है, उतने डिस्टेंस को हम Y इंटरसेप्ट बोलते हैं, A। तो ये मतलब एक बस इक्वेशन याद रखनी है, आपसे एप्लीकेशन नहीं करवाएगा।
फिर उसके बाद सबसे ज़रूरी टॉपिक जो हमने पढ़ा था कि लॉ ऑफ डिमांड क्यों ऑपरेट होता है। तो ये हमें पता होने चाहिए पॉइंट्स, कुछ इसी के अंदर से कुछ पूछ लेता है कभी कभी। तो देखो, दो मेन लोगों ने अपने अपने तर्क दिए। पहला मार्शल ने कहा कि लॉ ऑफ डिमांड मेरी वजह से ऑपरेट होता है, और उसने ऐसा क्यों कहा। उसका एक लॉ था जो हम आगे वैसे पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। वो ये कहता है कि जितना ज़्यादा हम कंज्यूम करते हैं किसी भी गुड को, उसका सेटिस्फैक्शन कम होता रहता है। तो जब हम किसी भी गुड को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और उसका सेटिस्फैक्शन कम होता रहता है, तो हम इसीलिए कम पैसे देना चाहेंगे। जैसे यहाँ हमने एक एग्जांपल लिखा, लेट से पहला बर्गर आप खरीदना चाहते हो और आप 100 रुपये देना चाहते हो, तो दूसरे बर्गर को खरीदने के लिए आप थोड़े से कम पैसे देना चाहोगे, आप सिर्फ 85 रुपये देना चाहोगे। तीसरे बर्गर को खरीदने के लिए आपको सेटिस्फैक्शन और कम मिल रही है, तो आप और कम पैसे देना चाहोगे। चौथे बर्गर के लिए आप सिर्फ 15 रुपये देना चाहोगे। पाँचवें बर्गर में आपको कोई मज़ा नहीं आ रहा, तो आप शायद 1 रुपये देना चाहोगे। तो जब हम बर्गर की क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो प्राइस कम देना चाहते हैं। तो इसका मतलब एक इन्वर्स रिलेशन प्राइस और क्वांटिटी के बीच में एस्टैब्लिश हो गया। तो ये पहला रीज़न होता है लॉ ऑफ डिमांड का, जो मार्शल ने कहा। लेकिन दूसरे व्यक्ति ने कहा, J.R. हिक्स ने और उसके दोस्त एलन ने, कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने कुछ और स्टोरी बताई। उन्होंने कहा कि लॉ ऑफ डिमांड के ऑपरेट होने के पीछे जो दो बड़े मेन कारण, या मतलब एक जो बड़ा मेन कारण है, वो है प्राइस इफेक्ट। अब बच्चा पूछता है, सर प्राइस इफेक्ट क्या होता है? तो प्राइस इफेक्ट के अंदर दो इफेक्ट्स मिले हुए होते हैं। कौन कौन से? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट। याद रखने हैं नाम। तो एक बार फॉर्मूला दोबारा बोलो, प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है? वेरी सिंपल, कि अगर मान लो किसी गुड का प्राइस कम होता है, टी का प्राइस कम हो गया, तो अब लोग जो हैं उन्हें लगेगा कि कॉफ़ी महंगी है, तो कॉफ़ी वाले लोग भी टी खरीदना शुरू कर देंगे और टी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो बड़ा सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब है कि भाई जब कोई भी सब्स्टिट्यूट गुड अगर सस्ता होता है या महंगा होता है, तो उस वजह से हमारे प्रोडक्ट की डिमांड पे चेंज आ जाता है। तो अगर चाय सस्ती हो गई तो कॉफ़ी वाले लोगों को लगेगा कि कॉफ़ी महंगी है, तो वो कॉफ़ी को छोड़कर कहाँ आ जाएंगे? चाय पर। तो ये मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। बाकी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कब होगा, ये हमें पता होना चाहिए कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट से। अगर दो गुड्स बहुत ही ज़्यादा क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं, अगर स्विच करने की कॉस्ट बहुत कम है, और अगर स्विच करने में कोई भी तकलीफ ना हो, तो फिर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। तो ये मतलब थ्योरेटिकल पॉइंट्स थे। फिर दूसरा इफेक्ट होता है इनकम इफेक्ट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इनकम इफेक्ट के अंदर जब हम इनकम की बात करते हैं, कि मान लेते हैं प्राइस कम हुआ, और प्राइस कम होने को हम कह सकते हैं कि इनकम बढ़ गई, रियल इनकम बढ़ गई। तो इनकम जो होती है वो दो गुड्स पर अलग अलग तरह से बिहेव करती है, जो हमने ऊपर भी पढ़ा था। इनकम के बढ़ने पर नॉर्मल गुड की डिमांड तो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, लेकिन इन्फीरियर गुड की डिमांड कम हो जाएगी। तो इनकम के बढ़ने पर मतलब दो बातें आती हैं, कि नॉर्मल गुड में पॉजिटिव इनकम इफेक्ट चलेगा, लेकिन इन्फीरियर गुड में नेगेटिव इनकम इफेक्ट चलेगा। तो अब इन दोनों इफेक्ट्स को जब हम जोड़ते हैं, मतलब कि इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, तो उसको क्या बोल देते हैं? प्राइस इफेक्ट। तो J.R. हिक्स और एलन का जो पॉइंट था वो प्राइस इफेक्ट था, ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, अब इसमें एक बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बन रहा था, वो भी आपको दिखा देता हूँ। वो ये कि नॉर्मल गुड्स के केस में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी पॉजिटिव होता है और इनकम इफेक्ट भी पॉजिटिव होता है, लेकिन इन्फीरियर गुड के केस में आप ध्यान से देखना, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो पॉजिटिव होता है, लेकिन इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है, क्योंकि इन्फीरियर गुड्स इनकम के साथ अलग बिहेव करते हैं। इनकम के बढ़ने पर इन्फीरियर गुड कम हो जाता है, तो इसीलिए इन्फीरियर गुड में इनकम इफेक्ट जो है वो नेगेटिव होता है। तो ये हो गया आपका J.R. हिक्स का रीज़न। बाकी जो अदर रीजन्स हैं लॉ ऑफ डिमांड के, वो मतलब बेकार टाइप्स वाले हैं, मेन आपके वही दोनों हैं। तो तीसरा रीज़न है अराइवल ऑफ न्यू कस्टमर। इसका मतलब होता है ज़्यादा कस्टमर्स अगर आएंगे किसी भी मार्केट में, तो डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। चौथा है डिफरेंट यूजेस। जैसे हमने एग्जाम्पल करा था मिल्क का। अब मिल्क के बहुत सारे यूजेस होते हैं, तो अगर मिल्क का दाम बढ़ना शुरू होगा, तो लोग उसके यूजेस थोड़ा कम करना शुरू कर देंगे, तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी।
तो ये भी एक रीज़न हो गया। फिर था हमारा टॉपिक एक इसी से रिलेटेड कि लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस क्या हैं, यानी कि कौन सी चीज़ें लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं करती। तो देखो इसमें बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स है। पहला था कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स। तो कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स कौन से होते हैं? जो महंगे होते हैं। तो उसमें साइकोलॉजी अलग चलती है कि प्राइस बढ़ेगा तो हम इनको खरीदेंगे। वही जो पहले भी आए थे, नीता अंबानी मान लो डायमंड खरीदना चाह रही हैं, तो वो डायमंड तब खरीदेंगे जब वो और महंगा होगा। तो ये उल्टा चलते हैं, लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं करते। दूसरी थ्योरी थी सर रॉबर्ट गिफन की, जिन्होंने स्कॉटलैंड में एक स्टोरी नोटिस करी। स्कॉटलैंड में एक ज़माने में सिर्फ मीट और ब्रेड दो चीज़ें बनती थी। मीट बहुत अमीर लोग खाते थे, ब्रेड बहुत गरीब लोग खाते थे। उन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि ब्रेड जो है उसके दाम बढ़ रहे हैं, 2 रुपये से 3 रुपये, 3 रुपये से 5 रुपये हो गए, लेकिन फिर भी लोग ब्रेड ज़्यादा खरीद रहे हैं। तो उन्होंने ये बात ऑब्जर्व करी कि भाई ब्रेड जो है उसके प्राइजेस बढ़ रहे हैं, फिर भी लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं। मजबूरी है, क्योंकि मीट खरीद नहीं सकते, वो तो बहुत ज़्यादा महंगा है। तो इस थ्योरी को नाम दे दिया, मतलब गिफन थ्योरी, और इस तरह के गुड्स को भी एक नाम दे दिया गिफन गुड्स। तो गिफन गुड्स भी एक तरह से एक थ्योरीटिकल गुड्स बन गए जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते। अब बच्चा पूछता है कि सर क्या गिफन गुड्स इंफीरियर होते हैं? तो ये स्टेटमेंट याद रखनी है कि सारे गिफन गुड्स जो होते हैं वो बिल्कुल इंफीरियर होते हैं। तो ऑल गिफन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स, बट ऑल इंफीरियर गुड्स आर नॉट गिफन। जैसे आप लॉ में भी रटते हो ना कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो सिमिलरली सारे गिफन इंफीरियर हैं, लेकिन सारे इंफीरियर गिफन होंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। अच्छा जी, और हैं कॉन्स्पिक्यूअस नेसेसिटीज़, ये भी एक्सेप्शन है। मतलब कुछ ऐसी ज़रूरत की चीज़ें जो आप खरीदते हो आजकल के ज़माने में, मोबाइल है, जैसे एसी है, टीवी है, अब ये आजकल हर कोई खरीद ही रहा है ना। हाँ सेम होते हैं, स्नॉब, वेबलिन सब एक कई नाम है। चौथा फ्यूचर राइज इन प्राइसेस, ये भी एक्सेप्शन है। मान लो आपको लग रहा है कि गोल्ड फ्यूचर में महंगा हो जाएगा, तो आज अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ भी रहा होगा तब भी आप आज ज़्यादा खरीद लेते हो, तो ये भी एक एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड का। इसी तरह है इर्रेशनल बिहेवियर, यानी कि आपका दिमाग खराब है तो आप उल्टे सीधे डिसीजन लोगे, तो आप बढ़ते हुए प्राइजेस पर ज़्यादा खरीद लोगे। या स्पेक्यूलेटिव गुड्स जैसे शेयर्स हो गया या बिटकॉइन हो गया, उसके अंदर भी लोग कई बार इस तरह से डिसीजंस लेते हैं कि अगर उनके दाम बढ़ रहे हैं तो वो और ज़्यादा खरीदते हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो लॉ ऑफ डिमांड के क्या हैं? एक्सेप्शंस। सॉरी। फिर आता है एक मेन टॉपिक, बहुत ही बढ़िया। इस टॉपिक का नाम है चेंज इन डिमांड किसे कहते हैं और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड किसे कहते हैं। तो पहले हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की बात करते हैं। अगर क्वांटिटी को कौन इफेक्ट करे? प्राइस, तब तो हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। लेकिन अगर क्वांटिटी को दूसरे फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, लेट्स से प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, इनकम, टेस्ट, अदर फैक्टर्स, तब हम कहते हैं चेंज इन डिमांड। तो दो शब्दों का फर्क है, एक है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, दूसरा है चेंज इन डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर दो टाइप्स होते हैं, एक को बोलते हैं एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, जबकि चेंज इन डिमांड के दो टाइप्स होते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर आपका डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं होता, आप उसी डिमांड कर्व में या तो नीचे भागोगे या ऊपर भागोगे, तो उसको एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो ये आप एक्सपेंशन का डायग्राम देख रहे हो और इसी के नीचे ये वाला आप कॉन्ट्रैक्शन का डायग्राम देख रहे हो। लेकिन जब हम इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड की बात करते हैं तो उस केस में आपका जो डिमांड कर्व होता है वो ही पूरा का पूरा क्या हो जाता है? शिफ्ट हो जाता है। तो जैसे कि ये आप इंक्रीज इन डिमांड का डायग्राम देख रहे हो और ये आप डिक्रीज इन डिमांड का डायग्राम देख रहे हो। बाकी इनके रीजंस आपको अच्छे से लर्न करके जाने कि राइटवर्ड शिफ्ट यानी कि इंक्रीज कब कब हो सकता है, जो आपको लेफ्ट में नज़र आ रहा है कि मान लो सब्सटीट्यूट गुड का प्राइस बढ़ गया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस कम हो गया, आपकी इनकम बढ़ गई, या इन्फीरियर गुड के केस में आपकी इनकम कम हो गई, या आपका टेस्ट अच्छा हो गया, मतलब फेवरेबल हो गया, पॉपुलेशन बढ़ गई। ये सब रीजंस आपकी डिमांड को बढ़ा देंगे एंड वाइस वर्सा आपकी डिमांड को कम कर देंगे। तो ये होता है इंक्रीज या डिक्रीज इन डिमांड, जिसमें आपका डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो जाता है।
चलो, तो डिमांड की कहानी ओके हो गई। अब सर अगर हमें मेजर करना हो कि आखिर चेंज कितना आया, तो क्या हम वो मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो उस मेजर करने के कॉन्सेप्ट को नाम देते हैं इलास्टिसिटी, राइट? हाँ, इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी हमारे सिलेबस में 4 प्रकार की हैं। एक है प्राइस इलास्टिसिटी, एक है क्रॉस इलास्टिसिटी, एक है इनकम इलास्टिसिटी और एक है एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी। इन चारों के नाम में ही इनके फॉर्मूले छुपे हुए हैं। हम प्राइस इलास्टिसिटी निकालते समय डिनोमिनेटर में प्राइस ऑफ द गुड लिखते हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी निकालते समय हम डिनोमिनेटर में प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड लिखते हैं। इनकम इलास्टिसिटी निकालते समय हम डिनोमिनेटर में इनकम लिखते हैं। और एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी निकालते समय हम डिनोमिनेटर में एडवर्टाइजमेंट खर्चा लिखते हैं। बाकी ये फॉर्मूला है क्या? फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बाकी इसमें परसेंटेज चेंज निकालने का एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है, वो सबको पता होना चाहिए, नया माइनस पुराना डिवाइडेड बाय पुराना इनटू 100। तो इससे आप परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं। बाकी इलास्टिसिटी में 5 डिग्रीज होती हैं, ये हम सबने पढ़ लिया था। एक होती है मोर देन 1। मोर देन 1 का मतलब है न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। एक होती है इक्वल टू 1। इक्वल टू 1 का मतलब है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बराबर हैं। एक होती है लेस देन 1, जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर बड़ा होता है। एक होती है 0, जिसमें न्यूमरेटर 0 होता है। और एक होती है इन्फिनिटी, जिसमें डिनोमिनेटर 0 होते हैं। इन्हीं 5 डिग्रियों को हम एक डायग्राम पर भी पिरो सकते हैं। और डायग्राम पे अगर पिरोएं तो इस तरह से 5 डिमांड कर्वों के शेप बन जाते हैं। मोर देन 1 वाले को फ्लैटर बोल देंगे, लेस देन 1 वाले को स्टीपर बोल देंगे, इक्वल टू 1 वाले को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोल देंगे, 0 वाले को नाम है ना पैरेलल टू वाई एक्सिस बोल देंगे, या इसको बोलते हैं वर्टिकल, है ना? इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल या पैरेलल टू वाई एक्सिस। और इन्फिनिटी वाले को क्या बोल देंगे? पैरेलल टू एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल, है ना? तो नाम बिल्कुल है। अच्छा जी, तो ये हो गई डिग्री एंड डायग्राम्स। बाकी सर कैलकुलेट कैसे करेंगे हम प्राइस इलास्टिसिटी को? तो इसके अलग अलग मेथड्स होते हैं। पहला मेथड होता है पॉइंट इलास्टिसिटी। तो पॉइंट इलास्टिसिटी बेसिकली एक ऐसा मेथड है जो हम तब इस्तेमाल करते हैं आमतौर पे जब चेंज बहुत मिनिमल हो, ना के बराबर हो। जैसे आपके पास एक रॉयल्स रॉयस गाड़ी थी जो आपने 100 करोड़ रुपए में खरीदी थी। अब अगले दिन उसका प्राइस कम हो गया, अब उसका प्राइस हो गया 99,99,99,999। तो अब आप इतने चेंज को क्या बोलोगे? बड़ा चेंज या बहुत छोटा चेंज? बहुत छोटा चेंज। तो पॉइंट इलास्टिसिटी ऐसे तरीकों में लगाई जाती है आमतौर पे। बाकी क्वेश्चन हमें खुद बताएगा तो हमारी टेंशन नहीं है कब लगाना है कब नहीं। फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बाकी इसको ओपन अप करके ऐसा भी बनाया जा सकता है Q1 माइनस Q0 अपॉन P1 माइनस P0 इंटू P0 अपॉन Q0। Q1 का मतलब है न्यू क्वांटिटी, Q0 का मतलब है ओल्ड क्वांटिटी, P1 का मतलब है न्यू प्राइस और P0 का मतलब है ओल्ड प्राइस। तो ये तो बातें ओके हैं। फिर दूसरा फॉर्मूला, हाँ ये स्लोप ऑफ डिमांड कर्व हमने पहले ही कवर कर लिया था। तो हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं कि भाई 1 अपॉन स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इंटू P0 अपॉन Q0, वो भी इसी का डेरिवेशन है। अच्छा जी, दूसरा मेथड जो है वो थ्योरेटिकल मेथड है जिसका नाम है ज्योमेट्रिक मेथड, जिसमें हम एक बिल्कुल सीधा डिमांड कर्व बनाते हैं एक फिसल पट्टी वाले झूले की तरह। और उसमें ये कहानी होती है कि सबसे ऊपर वाले बिंदु पर इलास्टिसिटी कितनी होगी? इन्फिनिटी। थोड़ा सा नीचे आ जाओगे बी पॉइंट पर तो मोर देन 1, बिल्कुल बीचों बीच आ जाओगे मिड पॉइंट पर तो इक्वल टू 1, थोड़ा और नीचे आ जाओगे डी पॉइंट पर तो लेस देन 1, और बिल्कुल नीचे आ जाओगे ई पॉइंट पर तो 0। तो ये होता है ज्योमेट्रिक मेथड। तो ये तो एक थ्योरेटिकल मेथड है। बाकी इसका फॉर्मूला होता है वैसे लिखने के लिए लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। अच्छा जी, तीसरा मेथड होता है आर्क मेथड। आर्क मेथड तब होता है इस्तेमाल जब डिमांड कर्व लीनियर नहीं है ना, सीधा नहीं होता। डिमांड कर्व थोड़ा सा ऐसे घुमावदार होता है। तो इसमें फॉर्मूला वो याद रखना है आपको
Q0 माइनस Q1 अपॉन Q0 प्लस Q1 इंटू P0 प्लस P1 अपॉन P0 माइनस P1। उल्टा भी लिख सकते हैं, मतलब मैं बोल देता हूँ उल्टा, Q1 माइनस Q0 अपॉन Q1 प्लस Q0 इंटू P1 प्लस P0 अपॉन P1 माइनस P0, तो भी आंसर सेम ही आता है। तो किसी भी तरह से आप लिख सकते हो, लेकिन फॉर्मूला ये ध्यान रखना है। चौथा होता है बहुत ही इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड एग्जाम के MCQ के नज़रिए से, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, जिसको हम टोटल आउटले या टोटल रेवेन्यू भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला बताओ, P इंटू क्यू, प्राइस इंटू क्वान्टिटी। अब देखो आपको क्या देखना है, अगर प्राइस बढ़ा और टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ा, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं, तो इलास्टिसिटी मानी जाती है लेस देन 1। तो दोबारा बोलो, प्राइस बढ़ा और टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ा, तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो इलास्टिसिटी क्या होगी, लेस देन 1। लेकिन अगर ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, मान लो प्राइस बढ़ रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, या प्राइस कम हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो इलास्टिसिटी क्या होती है, मोर देन 1। ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो इलास्टिसिटी क्या होगी, मोर देन 1। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि टोटल एक्सपेंडिचर में चेंज ही नहीं हुआ, प्राइस बढ़ गया लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर वही, या प्राइस कम हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर वही। तो अगर टोटल एक्सपेंडिचर में चेंज नहीं हो रहा तो फिर इलास्टिसिटी क्या होगी, इक्वल टू 1। तो ये मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो क्लियर हो गया। चलो, तो ये सब कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस हमने इसके कर लिए थे, वो तो आप कर लोगे। अब इनकम इलास्टिसिटी, ये है हमारे लिए मतलब आशीर्वाद भगवान का, क्योंकि इस पे क्वेश्चन जब आता है एनालिसिस का, तो हम इस चार्ट से फॉर्मूले को देखकर वैल्यू निकालने के बाद सही आंसर पिक करेंगे। अगर आपका इनकम इलास्टिसिटी का आंसर नेगेटिव आता है तो हम कहेंगे कैसा गुड है, इन्फीरियर गुड। पॉजिटिव आता है तो हम कहेंगे नॉर्मल गुड। ज़ीरो आता है तो हम कहेंगे कि ये गुड इनकम से अफेक्ट नहीं हो रहा। अच्छा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर 0 और 1 के बीच में आ रहा है तो नेसेसिटी कह देंगे, और 1 से बड़े आ रहा है तो लग्जरी कह देंगे। तो ये इसका हमें एनालिसिस याद रखना है। इसी तरह क्रॉस इलास्टिसिटी का एनालिसिस क्या है, क्रॉस इलास्टिसिटी निकालने का फॉर्मूला तो सेम ही है, लेकिन अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव आई तो हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड, अगर वैल्यू पॉजिटिव आई तो हम कहेंगे सब्सटीट्यूट गुड, अगर वैल्यू 0 आई तो हम कहेंगे नॉट रिलेटेड। अब इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर वैल्यू 0 से लेकर 1 तक जा रही है, 1 के बीच में, तो हम कहेंगे नॉट क्लोज सब्सटीट्यूट। लेकिन अगर वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है तो हम कहेंगे क्लोज सब्सटीट्यूट। और अगर वैल्यू परफेक्टली इन्फिनिटी हो रही है तो हम कहेंगे परफेक्ट सब्सटीट्यूट। इसी तरह नेगेटिव में भी, अगर 0 से लेकर -1 तक जा रही है वैल्यू तो हम कहेंगे वीक कॉम्प्लीमेंट्स। लेकिन अगर वो -1 से भी और नीचे जा रही है, -8, -15, माइनस इन्फिनिटी तक कुछ भी जा रही है, तो हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट्स। बाकी उसमें परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स नहीं होता कुछ। तो ये हो गया क्रॉस इलास्टिसिटी का एनालिसिस। तो क्लियर है। बाकी इलास्टिसिटी को भी कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, वो बहुत सिंपल है, उसको तो आप बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह ऐसे याद रख सकते हो। जैसे पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स, तो अगर सब्सटीट्यूट ज़्यादा होंगे तो इलास्टिसिटी भी ज़्यादा होगी, ऐसे याद रखो। दूसरा है नंबर ऑफ़ यूजेस, अगर नंबर ऑफ़ यूजेस ज़्यादा होंगे तो इलास्टिसिटी भी ज़्यादा होगी। उसके बाद तीसरा है शेयर इन कंज्यूमर्स बजट, मतलब एक तरफ आपको मान लो जूते खरीदने 10,000 रुपये के हैं और एक तरफ आपको माचिस का डब्बा खरीदना है 10 रुपये का है, तो इसमें भी सिंपल याद है, अगर शेयर इन कंज्यूमर बजट ज़्यादा होगा तो इलास्टिसिटी भी ज़्यादा होगी। टाइम पीरियड, ये भी सिंपल है कि अगर टाइम पीरियड ज़्यादा होगा तो इलास्टिसिटी भी ज़्यादा होगी। और नेचर ऑफ गुड, ये हमने पहले पढ़ ही लिया, लग्जरी गुड है तो इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, नेसेसिटी गुड है तो इलास्टिसिटी कम होगी। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारे इलास्टिसिटी को अफेक्ट करते हैं। बाकी अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जिसमें कंज्यूमर की हैबिट्स हैं तो लेस देन 1, टाइड डिमांड है, मतलब प्रिंटर खरीदना है तो उसके साथ आपको उसकी कार्टेज भी लेनी ही पड़ेगी, तो इसमें भी इलास्टिसिटी लेस देन 1। माइनर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, आप 500 करोड़ की लैम्बोर्गिनी खरीद रहे थे, साथ में 5 लाख का परफ्यूम फिर खरीद ही लोगे ना, तो वो 5 लाख के परफ्यूम की इलास्टिसिटी भी लेस देन 1। या प्राइस रेंज जब बहुत एक्सट्रीम होता है, मतलब कुछ गुड्स बहुत महंगे
या कुछ गुड्स जो बहुत ही सस्ते, तो उनकी इलास्टिसिटी भी लेस देन 1 होती है, चेंज कम होती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इलास्टिसिटी को अफेक्ट करते हैं। यूनिट 2 का नाम है कंज्यूमर बिहेवियर। इसमें देखो क्या है टॉपिक्स। सबसे पहला टॉपिक था इसमें वांट्स, कि वांट्स क्या है। तो वांट का मतलब तो आपको पता ही है, इच्छा। लेकिन इसके क्या क्या फीचर्स हैं देखो। पहला है अनलिमिटेड। तो हमारी इच्छाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं। सब्जेक्टिव, अलग अलग होती हैं, आपकी अलग है, मेरी अलग है। सैटिएबल, यानी कि जो सेटिस्फाई हो जाती हैं। कंपीटिंग, कई बार हमारी दो इच्छाएं आपस में कॉम्पीट करती हैं। आपका एक तरफ मन करता है मैं पढ़ाई करूं, एक तरफ मन करता है मस्ती करूं, तो दोनों ही चीज़ें आपका मन कर रहा है पर आप सोचते हो दोनों आपस में कॉम्पीट करती हैं। कॉम्प्लीमेंट्री, कई बार हमारी इच्छाएं ऐसी होती है कि एक करने के लिए हमें दूसरी भी करनी पड़ती है, या दूसरी इच्छा हो रही है उसको अचीव करने के लिए पहली चीज़ भी करनी पड़ती है। और डिफर इन इंटेंसिटी, डिफर इन इंटेंसिटी का मतलब होता है कि कुछ इच्छाएं आपको बहुत ज़्यादा होती हैं, कुछ थोड़ा सा कम होती हैं, तो इंटेंसिटी वेरी कर सकती है। तो ये मतलब फीचर्स हो गए वांट्स के। लेकिन वांट्स को हम 3 मेन तरह से क्लासिफाई करते हैं। तो बताओ नाम क्या क्या। और नेसेसरीज और लग्जरीज, और दोनों के बीच में जो लाई करते हैं वो कंफर्ट्स। तो नेसेसरीज मतलब हो गए जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी हैं, लग्जरीज मतलब हो गए जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी नहीं है, और कंफर्ट्स मतलब दोनों के बीच में। बाकी जो पहला इसमें मेन टर्म है वो है यूटिलिटी। तो यूटिलिटी का मतलब एक तरह से होता है सेटिस्फैक्शन, और यूटिलिटी और यूज़फुलनेस में अंतर होता है। यूज़फुलनेस का मतलब तो होता है कि भाई कोई चीज़ आपके लिए कितनी यूज़फुल है, लेकिन यूटिलिटी का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ आपको कितनी संतुष्टि दे रही है। तो इसको समझने के लिए हमने एग्जांपल लिया था, लेट्स से अल्कोहल का। तो अल्कोहल से आपको मज़ा तो आ रहा है, यूटिलिटी तो है, लेकिन उसका यूज़फुलनेस नहीं है, उससे कुछ फ़ायदा नहीं हासिल हो रहा। तो ये मतलब है। बाकी यूटिलिटी एक एथिकली न्यूट्रल टर्म होता है। मतलब यूटिलिटी सिर्फ हमें ये बताता है कि आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। अब वो अच्छा है बुरा है ये नहीं बताता है ना। तो आपको अल्कोहल से मज़ा आ रहा है तो भी मज़ा ही आ रहा है, आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो भी मज़ा आ रहा है। तो यूटिलिटी ये नहीं कहेगा कि पढ़ो तो अच्छी बात है या नहीं अच्छी बात। तो ये एथिकली न्यूट्रल टर्म होता है यूटिलिटी। खैर, तो चैप्टर का जो मेन कार्यक्रम होता है वो है हमारा कंज्यूमर बिहेवियर, कि भैया कंज्यूमर को सबसे मज़ा कहाँ आएगा। तो इसी को नाम दे देते हैं हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो जिसकी 2 अप्रोचेज होती हैं, एक होती है कार्डिनल एल्फ्रेड मार्शल की, एक होती है ऑर्डिनल एलन एंड हिक्स की। कार्डिनल का मतलब है कि हम यूटिलिटी मेजर कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डिनल का मतलब होता है कि हम मेजर नहीं कर सकते, हम सिर्फ अपनी प्रेफरेंस बता सकते हैं। तो ये इनका मेन फ़र्क होता है। तो हम 1 बाय 1 करेंगे। तो एल्फ्रेड मार्शल की अगर हम पहले यूटिलिटी एनालिसिस की बात करें, तो सबसे पहले तो कुछ अजम्पशंस लिखे थे हमने। अजम्पशंस तो बेसिकली सिंपल है कि कंज्यूमर रैशनल है, मतलब उसका दिमाग ठीक है, वो अपने लिए मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देखेगा। दूसरा, यूटिलिटी कार्डिनल है, मतलब कि हम उसको मेजर कर सकते हैं। तीसरा, यूटिलिटी को हम मनी के टर्म्स में भी मेजर कर सकते हैं। चौथा, हम कंजम्पशन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे और बैक टू बैक कंज्यूम करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि सुबह एक बर्गर खाया अगला बर्गर शाम को खाया, ऐसा नहीं होगा। आपको लगातार बैक टू बैक बर्गर खाने हैं, गुड्स कंज्यूम करने हैं। पांचवा, हमारे प्रोडक्ट्स होमोजीनियस होंगे, यानी कि सारे एप्पल सेम होंगे, सारे बर्गर सेम होंगे। ऐसा नहीं कि पहला बर्गर तो बेकार था दूसरा बर्गर अच्छा था, ऐसा नहीं, सब समान होंगे। और गुड्स जो हैं वो डिविजिबल होंगे, नंबर्स में हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, 1 बर्गर 2 बर्गर 3 बर्गर 4 बर्गर ऐसे। फिर मार्शल भाई ने बताया हमें व्हाट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। तो वो सिंपल है, एक एडिशनल प्रोडक्ट को कंज्यूम करने से जो यूटिलिटी मिली वो है मार्जिनल यूटिलिटी, और इनको अगर हम जोड़ लेंगे तो वो बन जाएगी टोटल यूटिलिटी। बाकी लॉ वो हमने पहले भी पढ़ लिया था कि जितना ज़्यादा हम कंज्यूम करेंगे उतना हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती रहेगी, तो वो होता है MU। बाकी MU का फॉर्मूला है चेंज इन TU अपॉन चेंज इन यूनिट्स, और MU को हम क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ TU। इनका रिलेशन अच्छे से पढ़ जाना सबसे इम्पॉर्टेंट है। 3 पॉइंट्स हैं वो बोल देता हूँ। जब तक MU पॉजिटिव है
तब तक TU इंक्रीज करेगा डिमिनिशिंग रेट से। जब MU 0 हो जाएगा तो TU होगा मैक्सिमम, और जब MU नेगेटिव हो जाएगा तो TU फॉल। ठीक। बाकी कुछ एक्सेप्शंस हैं लॉ ऑफ DMU के, जैसे प्रेस्टिजियस गुड्स या हॉबीज़ या हैबिट्स। तो इन सब चीज़ों में हमारा लॉ ऑफ DMU नहीं चलता, क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि आपको जितनी मिलेंगी उतना आपको मज़ा ज़्यादा आता है। तो ये मतलब लॉ ऑफ DMU के एक्सेप्शंस हैं। बाकी MU निकालना वो सब बच्चों वाले काम है, वो आपने क्वेश्चंस कर ही लिए थे, वो आप अपने आप भी एक बार देख सकते हो। अच्छा, अब मेन मुद्दा कि सर कंज्यूमर को सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा कहाँ, है ना। चैप्टर तो उसी पर बेस्ड है। तो एल्फ्रेड मार्शल की दो इसमें थ्योरीज हैं, एक है सिंगल कमोडिटी और एक है टू कमोडिटी। तो बस आपको एक कंडीशन याद होनी चाहिए जो आपके अभी स्क्रीन पर आ रही है, बिल्कुल अच्छे से कंठस्थ होनी चाहिए। सिंगल कमोडिटी में कंडीशन है MU किसके बराबर होना चाहिए, PX के, मतलब प्राइस के, सिंपल भाषा में कि मार्जिनल यूटिलिटी किसके बराबर हो, प्राइस के। लेकिन अगर आप दो गुड्स कंज्यूम कर रहे हो, बर्गर और पिज़्ज़ा दो गुड्स कंज्यूम कर रहे हो, तो फिर कंडीशन है कि MU ऑफ X अपॉन PX वो बराबर होना चाहिए MU ऑफ Y अपॉन PY के, और विच इज़ दोनों इक्वल टू MUM, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। बस, तो ये मेन चीज़ है ना। बाकी इन बातों को हमने डायग्राम पर भी समझ लिया था, लेकिन वो आपके लिए डायग्राम कोई ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में डायग्राम तो बनाने को आएगा नहीं, लेकिन फिर भी देख लो। तो जिस बिंदु पर मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस दोनों बराबर हैं, उस बिंदु को क्या बोलेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। हाँ, एक चीज़ इसमें नोटिस कर लेना, अगर MUM ज़्यादा है PX से, येलो वाला एरिया, उसको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर सरप्लस। और अगर MU कम है प्राइस से तो लॉसेस। तो ये बात पता होनी चाहिए। तो MUM अगर ज़्यादा है प्राइस से तो मतलब कंज्यूमर सरप्लस, और MUM अगर कम है प्राइस से तो लॉसेस। बाकी MUM ये PX का जो डिफरेंस होता है, इसको हम कंज्यूमर सरप्लस बोल देते हैं। तो ये एक सिंपल कंज्यूमर सरप्लस का ही पॉइंट था। बाकी टू कमोडिटीज़ में वही कंडीशन हमें याद रखनी है, हमने इसको समझ लिया था एक एग्जांपल से हाइपोथेटिकली, वो अब आपके लिए ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है अभी के लिए। तो बस कंडीशन याद रखनी है कि टू इक्विलिब्रियम में कंडीशन क्या है। तो दोबारा से बोल देते हैं, MUX अपॉन PX बराबर होना चाहिए किसके, MUY अपॉन PY के। तो वो होती है कंडीशन। बाकी इस कंडीशन को हम थोड़ा सा ट्विस्ट करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि MUX अपॉन MUY इज इक्वल टू PX अपॉन PY। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछ लेता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि अगर MUX अपॉन PX ज़्यादा है MUY अपॉन PY से, तो कंज्यूमर क्या करेगा। तो आपका आंसर क्या होगा, कंजम्पशन बढ़ाएगा। और अगर इसका उल्टा है कि भाई MUX अपॉन MUY कम है, तो फिर कंजम्पशन कम कर देगा। तो ये बात हमें पूछ सकता है। बाकी कंज्यूमर सरप्लस का एक छोटा सा एप्लीकेशन है, वो बेसिक कहानी थी कि जो हमारा प्राइस होता है अगर वो कम हो जाए तो कंज्यूमर अपनी क्वांटिटी बढ़ा देगा, है ना। तो प्राइस के कम होने से कंज्यूमर की क्वांटिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी कि कंज्यूमर का सरप्लस भी बढ़ जाता है। तो उस कंज्यूमर के सरप्लस के बढ़ने में दो बातों को कहा जाता है कि दो चीज़ों का हाथ है। वो दो चीज़ें आप देख लो, एक कि एग्जिस्टिंग बायर्स जो हैं वो ज़्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं, और दूसरा नए बायर्स भी आ जाते हैं। तो जब भी कोई चीज़ सस्ती होती है, मान लो आईफोन आपको पता चले 5,000 रुपये का हो गया, आईफोन 15, तो जो पहले लोग आईफोन खरीद रहे थे वो भी खरीदना शुरू करेंगे और कुछ नए बायर्स भी आ जाएंगे। तो ये मतलब है इस पॉइंट का कि भाई अगर प्राइस कम होता है तो दो चीज़ें बढ़ाती हैं हमारे कंज्यूमर सरप्लस को, एक तो एग्जिस्टिंग बायर्स खरीदते हैं ज़्यादा और कुछ नए बायर्स भी आ जाते हैं। तो ये हो गया इसका एनालिसिस। अच्छा जी, अब है दूसरा अप्रोच एलन एंड हिक्स का। तो एलन एंड हिक्स ने बेसिकली ये कहा था कि हम यूटिलिटी मेजर नहीं कर सकते, हम सिर्फ क्या बता सकते हैं, रैंक्स बता सकते हैं। आप ये बता सकते हो कि सर मुझे बर्गर ज़्यादा अच्छा लगता है, पिज़्ज़ा कम, या आप ये बता सकते हो सर मुझे एप्पल ज़्यादा पसंद है, बनाना कम। तो आप रैंक बता सकते हो। तो अब इसमें उन्होंने क्या बोला,
एलन और हिक्स ने। तो एलन और हिक्स ने बोला कि देखो भैया, सबसे पहले कंज्यूमर की एक बजट लाइन होती है। बजट लाइन का मतलब है कि अगर ये लाल रंग की लकीर आपका बजट है तो आप ए पॉइंट पर हो सकते हो, आप बी पॉइंट पर हो सकते हो, लेकिन आप सी पर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि वो अनअटेनेबल है, क्योंकि सी पॉइंट हमारे बजट से बाहर है। बाकी फिर उन्होंने बताया कि बजट लाइन का स्लोप जो होता है उसका एक फॉर्मूला उन्होंने दिया। पहले बजट लाइन इक्वेशन देख लेते हैं एक बार। बजट लाइन इक्वेशन भी उन्होंने दी, जो है px इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई इज इक्वल टू एम। मतलब प्राइस ऑफ गुड एक्स इंटू क्वान्टिटी ऑफ गुड एक्स प्लस प्राइस ऑफ गुड वाई इंटू क्वान्टिटी ऑफ गुड वाई किसके बराबर है? मनी इनकम के। फिर बजट कॉन्स्टेंट भी उन्होंने दिया कि जब हमारा प्राइस ऑफ गुड एक्स इंटू क्वान्टिटी ऑफ गुड एक्स प्लस प्राइस ऑफ गुड वाई इंटू क्वान्टिटी ऑफ गुड वाई लेस देन होगा मनी इनकम से, या मतलब इक्वल भी होगा, लेस देन इक्वल होगा, नॉट ग्रेटर होगा मनी इनकम से, तो इसको हम बोल देंगे बजट कॉन्स्टेंट। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें याद रखनी है वो है ये कि बजट लाइन के स्लोप को क्या बोलते हैं। तो ये अपने मुंह से बोल दो भैया, क्या बोलते हैं बजट लाइन के स्लोप को? MRE बोलते हैं। फुल फॉर्म भी याद रखनी है, मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं, और उसका फॉर्मूला भी याद रखना है, PX अपॉन PY। तो ये ध्यान रखना है। बाकी बजट लाइन शिफ्ट हो सकती है राइट में भी और लेफ्ट में भी। अगर प्राइजेस कम हो गए तो राइट में शिफ्ट हो जाएगी, प्राइजेस बढ़ गए तो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगी, या इनकम बढ़ गई तो राइट में शिफ्ट हो जाएगी, इनकम कम हो गई तो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद शिफ्ट्स अलग अलग तरह के हो सकते हैं, वो हमने देख लिया था। फिर उन्होंने बताया J.R. हिक्स भाई ने इंडिफरेंस कर्व। अब इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया कि अगर आप अलग अलग कॉम्बिनेशंस कंज्यूम करते हो, लेट से एक बर्गर और 15 पिज़्ज़ा खाते हो, या 2 बर्गर और 11 पिज़्ज़ा खाते हो, या 3 बर्गर और 8 पिज़्ज़ा खाते हो, 4 और 6, 5 और 5, अगर आप अलग अलग कॉम्बिनेशन कंज्यूम करते हो और इनको प्लॉट करते हो एक कर्व के ऊपर, तो मज़ेदार बात ये होती है कि इन सभी अलग अलग कॉम्बिनेशंस पर जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो सेम मिलेगा। तो ये हो गया इंडिफरेंस कर्व। बाकी इसका स्लोप हमें पता होना चाहिए कि स्लोप का फॉर्मूला क्या है। तो डेल्टा गुड एक्स डेल्टा गुड वाई अपॉन डेल्टा गुड एक्स, ये है फॉर्मूला। या इसको हम कह सकते हैं डेल्टा गुड सैक्रिफाइस्ड अपॉन डेल्टा गुड्स गेन्ड, ये है फॉर्मूला। और इसका टर्म भी याद रखना है, इसका टर्म होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, MRS। तो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या होता है? MRS, ये याद रखना है। बाकी इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होता है। क्यों होता है? क्योंकि MRS की वैल्यूज डिमिनिशिंग होती है। ये एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है। इंडिफरेंस कर्व कॉन्केव हो जाएगा अगर इंक्रीजिंग MRS होगा। इंडिफरेंस कर्व स्ट्रेट लाइन हो जाएगा अगर कांस्टेंट MRS होगा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। बाकी 3 प्रॉपर्टीज़ हैं मेन इंडिफरेंस कर्व की। एक तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है और इसकी शेप कैसी होती है? कॉन्वेक्स। दूसरा ये कि 2 इंडिफरेंस कर्व कभी भी आपस में कटेंगे नहीं, इंटरसेक्ट नहीं होंगे। और तीसरा ये है कि जितना हायर इंडिफरेंस कर्व होगा उतना ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होगा। बिल्कुल सही। बाकी इंडिफरेंस कर्व ना ही एक्स एक्सिस को और ना ही वाई एक्सिस को टच करता, क्योंकि हम ये एज्यूम करते हैं कि कोई भी गुड एक्स या गुड वाई कभी 0 नहीं होगा। तो ये भी 4 प्रॉपर्टियाँ हो गई। अब सबसे बड़ा मुद्दा, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कब होगा? तो उसके लिए आप यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना। J.R. हिक्स और एलन ने बोला कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम एक ही पॉइंट पर होगा जब बजट लाइन का स्लोप और इंडिफरेंस कर्व का स्लोप बराबर होगा। और वो बिंदु एक ही बिंदु होता है जो चित्र के अनुसार एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर बजट लाइन टेंजेंट होती है इंडिफरेंस कर्व के। तो वो आपको दिख गया यहाँ पर कौन सा बिंदु है, जहाँ पर हाथ का निशान बना हुआ है। तो इस बिंदु पर जो बजट लाइन है और जो इंडिफरेंस कर्व है दोनों के स्लोप बराबर हैं, यानी कि MRS और PX अपॉन PY दोनों बराबर हैं। तो ये इसकी मेन कंडीशन हमें पता होनी चाहिए, बस है ना। तो यही बात यहाँ पर लिखवा रखी है कि भैया स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन के बराबर होनी चाहिए। बाकी इंडिफरेंस कर्व जो है वो शुड बी कॉन्वेक्स, वो एक सेकंड कंडीशन है, वो तो एक बाय डिफॉल्ट होता ही है, तो है ना। तो इंडिफरेंस कर्व ना तो कांस्टेंट होता ना वो कॉनकेव होता।
तो सेकंड कंडीशन तो मतलब एक सिंपल है ना। बाकी एनालिसिस आपको समझाया था तो वो आपके लिए भी ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है। बस मेन मुद्दा ये याद रखना है कि भाई जब इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन का स्लोप बराबर है वहाँ पर इक्विलिब्रियम होगा। अच्छा, दो हॉट क्वेश्चन कि अगर दो गुड्स परफेक्ट सब्सटीट्यूट है तो इंडिफरेंस कर्व कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन, और अगर दो गुड्स परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं तो इंडिफरेंस कर्व कैसा बनेगा, एल शेप्ड। तो ये पूछ लेता है। बाकी अगर एमआरएस ज़्यादा है तो हम कहेंगे कंज्यूमर को इंक्रीज करना है कंजम्पशन, और अगर एमआरएस कम है तो हम कहेंगे कंज्यूमर को डिक्रीज करना है कंजम्पशन। तो बेसिकली ये एलन और हिक्स की कहानी थी और उनका कार्यक्रम था। तो यहाँ तक मुझे बता दो कि सबको याद आ गया कंज्यूमर बिहेवियर की कहानी। चलो, तो अब ये जो लास्ट यूनिट है इस चैप्टर का वो और देख लेते हैं। ये सबसे छोटा है और सबसे इजी है। इजी इसलिए क्योंकि इसमें सब कुछ डिमांड से मिलता जुलता है, बस उसका उल्टा कर देंगे। तो देखो, इस यूनिट का नाम है सप्लाई। सप्लाई के बारे में पढ़ते समय हम मन में ये सोचते हैं कि अब हम प्रोड्यूसर हैं, अब हम सामान बेचेंगे। तो सबसे पहले तो परिभाषा कि सप्लाई क्या है। तो सप्लाई की परिभाषा वही कि भाई प्रोड्यूसर कितना बेचना चाहता है, विलिंग है, और कितना बेच सकता है, एबल है, तो इसको बोलते हैं हम सप्लाई। तो सिंपल सी बात है, प्रोड्यूसर इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर टू द मार्केट एट अलग अलग प्राइजेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। बाकी ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट होता है सप्लाई, ये हमें पता होना चाहिए। अच्छा, अब सप्लाई को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ये अगेन डिमांड की तरह। तो देखो, पहला फैक्टर तो प्राइस है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी, डायरेक्ट रिलेशन। दूसरा है प्राइस ऑफ कॉम्पिटिटिव गुड या प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। अब सप्लाई में रिलेटेड गुड जो होते हैं वो सब्सटीट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होते हैं, ये बात का सबसे पहले ध्यान रखना है, ये ब्लंडर नहीं करना है। सप्लाई में रिलेटेड या कॉम्पिटिटिव गुड का मतलब है कि एक ही प्रोड्यूसर दो गुड्स बना रहा है तो उसके लिए वो दोनों गुड्स आपस में क्या है, कॉम्पिटिटिव है। मान लो मैं एक कंपनी हूँ, मैं टी शर्ट भी बना रहा हूँ और जीन्स भी बना रहा हूँ, तो टी शर्ट के लिए जीन्स कॉम्पिटिटिव हो गया और जीन्स के लिए टी शर्ट कॉम्पिटिटिव हो गया। तो ये मतलब है। तो ये कैसे बिहेव करते हैं, तो अगर मान लो मेरे किसी कॉम्पिटिटिव गुड का प्राइस बढ़ जाता है तो फिर मेरे सप्लाई जो है गुड्स के, दूसरे वाले गुड्स के कम हो जाएंगे। तो जैसे मैं दो गुड्स बनाता हूँ, लेट्स से बटर और मिल्क, तो अगर बटर की प्राइस बढ़ गई तो फिर मैं सप्लाई मिल्क की कम कर दूंगा, बटर की ज़्यादा कर दूंगा। तो यहाँ पर हमारा जो रिलेशन है कंसर्न गुड का और कॉम्पिटिटिव गुड का वो इन्वर्स होता है। तो ये बात ध्यान रखनी है। तीसरा फैक्टर होता है कॉस्ट। वो सिंपल है, कॉस्ट बढ़ेगी तो सप्लाई कम हो जाएगी, इन्वर्स रिलेशन है। चौथा है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में हम कहते हैं कि अगर अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे तो सप्लाई ज़्यादा होगी, बेकार टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे तो सप्लाई कम हो जाएगी। पांचवा होता है हमारा टैक्स यानी कि एक्साइज ड्यूटी। वो भी सिंपल है, अगर टैक्स ज़्यादा लगाएगी सरकार तो सप्लाई कम हो जाएगी, टैक्स कम लगाएगी सरकार तो सप्लाई बढ़ जाएगी। तो इन्वर्स रिलेशन है। छठा है सब्सिडी, इसी का उल्टा, यानी कि सरकार हमें फाइनेंशियल हेल्प करती है, तो अगर सब्सिडी ज़्यादा मिलेगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी, कम करेगी तो कम हो जाएगी। तो डायरेक्ट रिलेशन है। सातवां है नंबर ऑफ फर्म्स। सिंपल, जहाँ पर ज़्यादा फर्म्स होंगे तो वहाँ सप्लाई भी ज़्यादा होगी, जहाँ फर्म्स कम होंगे तो सप्लाई भी कम होगी। फिर इन्हीं सब फैक्टर्स को अगर हम एक फंक्शन में पिरो दें तो इस फंक्शन को क्या बोल देंगे, सप्लाई फंक्शन, बिल्कुल सेम। और इसी फंक्शन को अगर हम एक लॉ का नाम दे दें कि भाई अगर अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं यानी कि सेटरस पेरिबस, तो प्राइस का और सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशन है, तो इसको क्या बोल देंगे, लॉ ऑफ सप्लाई। तो सेम चीज़ हो गई देखो डिमांड की तरह, और ये भी एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट होता है। फिर है सप्लाई शेड्यूल और सप्लाई कर्व। सप्लाई शेड्यूल एक टैबुलर फॉर्मेट है और सप्लाई कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन दोनों ही चीज़ें क्या दर्शाती हैं, डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो प्राइस और सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा, ये बात याद रखनी है। उसके बाद का कॉन्सेप्ट भी देखो सेम, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और चेंज इन सप्लाई। अगर प्राइस की वजह से सप्लाई में चेंज हुआ तो हम कहेंगे चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, लेकिन अगर दूसरे फैक्टरों की वजह से सप्लाई में चेंज हुआ तो हम कहेंगे चेंज इन सप्लाई। अगेन सेम, दो टाइप्स इसके भी होते हैं, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, और उसके भी सेम इंक्रीज एंड डिक्रीज। ठीक है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के अंदर
अगर आप देखोगे तो आप सेम सप्लाई कर्व पे ऊपर नीचे भागोगे, लेकिन अगर आप इंक्रीज या डिक्रीज इन सप्लाई देखोगे तो उसमें आपका सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाएगा, या तो राइट में शिफ्ट हो जाएगा या लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। बाकी इसके रीजंस हमें अच्छे से पता होने चाहिए, जो हमने पहले भी डिस्कस करे थे। एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होगा सिर्फ प्राइस की वजह से, लेकिन इंक्रीज या डिक्रीज किसी भी अदर फैक्टर की वजह से हो सकता है, कि भाई कॉस्ट बढ़ गई, एक्साइज ड्यूटी कम हो गई, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, सब्सिडी बढ़ गई, एट्सेट्रा। तो ये हो गया आपका इंक्रीज डिक्रीज और एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये भी बिल्कुल सेम है। इसमें भी इलास्टिसिटी को निकालने का सेम फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और इसमें भी डिग्रीज 5 हैं, तो कोई टेंशन नहीं। एक है 0, एक है लेस देन 1, एक है मोर देन 1, एक है इक्वल टू 1 और एक है इन्फिनिटी, तो वो भी सेम। और अगर हम इनके डायग्रामों को बनाएं तो वो कर्व भी अलग अलग शेप के बन जाएंगे। पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो 0, फ्लैटर है तो मोर देन 1, स्टीपर है तो लेस देन 1, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इन्फिनिटी। बाकी जो बिल्कुल नॉर्मल है, जो ऊपर जा रहा है कॉन्स्टेंटली, वो इक्वल टू 1। तो 5 डिग्रीज होती हैं इलास्टिसिटी की, जो हमें पता होनी चाहिए। बाकी इसमें एक हॉट क्वेश्चन है, वो अब ध्यान रखना, मैं ओरली डिस्कस कर लेता हूँ। वो पूछता है कि अगर हमारा सप्लाई कर्व वाई एक्सिस को कट करेगा तो इलास्टिसिटी क्या होगी? मोर देन 1, मतलब वो फ्लैटर वाले की बात कर रहा है। अगर उसने बोला कि हमारा सप्लाई कर्व एक्स एक्सिस को कट करेगा तो लेस देन 1, इसका मतलब वो स्टीपर वाले की बात कर रहा है। और अगर वो बोल रहे हैं हमारा सप्लाई कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है तो इक्वल टू 1, इसका मतलब वो थर्ड वाले की बात कर रहा है। तो ये कई बार वो इस तरह की लैंग्वेज से पूछ लेता है, तो ये हम ध्यान रख लेंगे, है ना। बाकी फॉर्मूला सेम है और कैलकुलेट करने का तरीका जो है वो भी इलास्टिसिटी का सेम ही है। तो वो हमने छोटे मोटे कुछ क्वेश्चंस करे भी थे, वो आप देख लोगे तो वो इलास्टिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछ सकता है। बाकी एक छोटा सा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या सेम सप्लाई कर्व पे अलग अलग इलास्टिसिटी हो सकती है, कि एक ही सप्लाई कर्व है उस पे अलग अलग इलास्टिसिटी है। तो हो सकती है। तो ये डायग्राम उसी को दिखा रहा है। तो इस डायग्राम को अगर आप देखोगे तो जो इसका निचला हिस्सा है येलो कलर वाला, वहाँ पर इलास्टिसिटी ज़्यादा है, लेकिन इसी का जो ऊपरी हिस्सा है ब्लू कलर वाला ऊपर जाकर, वो लेस इलास्टिक है। तो एक ही सप्लाई कर्व पे ऐसा हो सकता है कि अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग इलास्टिसिटी हो, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। तो ये भी बाय चांस पूछे ट्रू या फॉल्स में तो हाँ हो सकता है, हमें पता होना चाहिए। बाकी मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इलास्टिसिटी वो 100% सेम फॉर्मूले हैं। पॉइंट इलास्टिसिटी का भी सेम है और आर्क इलास्टिसिटी का भी सेम है, जो डिमांड में पढ़ा था। और फिर होते हैं इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, वो भी मोर और लेस सेम ही होते हैं कुछ कुछ। तो जैसे टाइम पीरियड, तो ज़्यादा टाइम है तो इलास्टिसिटी ज़्यादा, कम टाइम है तो इलास्टिसिटी कम। एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर हमें लगता है कि कॉस्ट बढ़ जाएगी तो फिर हम सप्लाई कम चेंज करेंगे। सप्लाई अगर फुल कैपेसिटी पर काम कर रही है ऑलरेडी तो कम इलास्टिक है। सप्लाई अगर फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर रही है तो ज़्यादा इलास्टिक है, मतलब हम ज़्यादा चेंज कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अगर रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाएगा तो सप्लाई चेंज हो जाएगी, इलास्टिसिटी ज़्यादा है। रॉ मटेरियल आसानी से नहीं मिल रहा तो सप्लाई चेंज नहीं होगी। फैक्टर सब्स्टिट्यूशन, अगर आसानी से एक फैक्टर और दूसरे को हम बदल सकते हैं तो इलास्टिसिटी ज़्यादा हो जाएगी, और अगर हम नहीं बदल सकते, मुश्किल है, तो इलास्टिसिटी कम रह जाएगी। मोबिलिटी ऑफ फैक्टर, अगर हमारे फैक्टर आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं तो इलास्टिसिटी ज़्यादा रहेगी, अगर मुश्किल से जा पा रहे हैं तो इलास्टिसिटी कम रहेगी। और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, ये पहले की तरह सेम, कि भाई अगर मान लो हमें लग रहा है भविष्य में प्राइस और बढ़ेंगे तो फिर हम अभी सप्लाई कम चेंज करेंगे, फिर बाद में बेचेंगे। फिर इसी में एक आखिरी कॉन्सेप्ट बनता है, क्योंकि हमने सप्लाई पढ़ लिया और डिमांड भी पढ़ लिया, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं सोशल एफिशिएंसी, है ना, इक्विलिब्रियम एंड सोशल एफिशिएंसी। तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है। इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि अगर हम सप्लाई कर्व देखें
तो उसके हिसाब से सप्लायर यानी प्रोड्यूसर कम से कम 1 रुपये में बेचना चाहता है। और अगर हम डिमांड कर्व देखें नेगेटिव स्लोप वाला, तो उसके हिसाब से कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा 6 रुपये देना चाहता है। लेकिन दोनों की मुलाकात किस पॉइंट पर हो रही है? ई पॉइंट पर। तो इस ई पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम, जहाँ पर जो प्राइस है वो कितने रुपए का है? 3 रुपये का। तो अब इसमें कॉन्सेप्ट बन गया कि कंज्यूमर 6 रुपये मैक्सिमम देना चाहता था, पर उसको 3 रुपये में चीज़ मिल गई। तो 6 से लेकर 3 तक का जो येलो कलर का पूरा एरिया है उसको नाम देते हैं कंज्यूमर सरप्लस। और अगर प्रोड्यूसर की बात करें हम, तो प्रोड्यूसर मिनिमम 1 रुपये में बेचना चाहता था, लेकिन वो 3 रुपये में बेच पा रहा है। तो जो 1 रुपये से लेकर 3 रुपये तक का पूरा नीले रंग का ब्लू कलर का एरिया है उसको नाम दे देते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस। तो बस ये कॉन्सेप्ट होता है। तो सोशल एफिशिएंसी एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर प्रोड्यूसर भी अपना पूरा सरप्लस कवर कर चुका, कंज्यूमर भी अपना पूरा सरप्लस कवर कर चुका, और दोनों जने बड़े खुश हैं। तो 3 रुपये के भाव पर कंज्यूमर भी खुश है, प्रोड्यूसर भी खुश है, तो उस 3 रुपये के भाव को बोल देते हैं सोशल एफिशिएंसी। बस तो ये है पूरा, देख लो कार्यक्रम चैप्टर 2 का, ऑल यूनिट्स। तो मतलब इतने कार्यक्रम के साथ आप समझ लो कि आपका लगभग 12 नंबर तक की कवरेज हो जाती है, 12 से 15 मान के चलो। तो चैप्टर 1 हो गया 2 यूनिट्स और चैप्टर 2 हो गए 3 यूनिट्स। ठीक है ना।